जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए। एक शानदार सेशन होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन वाइज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या फिर एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंकिंग हो, कुछ भी करंट अफेयर से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली यहां पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, व्हाट डज एनसीईआरटी डिस्क्राइब ऑपरेशन सिंदूर एज। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी हमारे जवानों ने पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया है ना। ये सभी को पता है, बहुत फेमस न्यूज़ है। और हमारे जवान कुछ करें और हमको ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हमारे जवानों पे पूरा भरोसा और बहुत ज़्यादा गर्व भी है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि एनसीईआरटी में परिवर्तन किया जाएगा और उसमें एक मॉड्यूल आएगा, एक टॉपिक आएगा, एक चैप्टर आएगा जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा होगा। तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस मॉड्यूल को हम क्या कहने वाले हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर आ रहा है, यह बात आप याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में जानेंगी, किस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हल करते हुए 370 आर्टिकल हटाया था और जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से मिला लिया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। व्हाट डज एनसीईआरटी डिस्क्राइब ऑपरेशन सिंदूर, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, सागा ऑफ करेज, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्कीम, तो यहां पे आपको बताना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो आप देख सकते हो कॉम्प्रोमाइज, हमने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, हमने अटैक किया था। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, डेवलपमेंट स्कीम नहीं थी, तो यहां पे सागा ऑफ करेज, सागा ऑफ करेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हमने ऑपरेशन सिंदूर को क्या बोला है, सागा ऑफ करेज। ठीक है, सागा ऑफ करेज, या फिर करेज की जगह पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्रेवरी। ये बात आप याद रखना, क्या ब्रेवरी का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर पॉइंट। तो ऑपरेशन सिंदूर को आने वाले एनसीईआरटी के सिलेबस में हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे, सागा ऑफ करेज या फिर सागा ऑफ ब्रेवरी। चलो ये तो बात हो गई। क्लियर पॉइंट। तो सर क्या एक किताब होगी ऐसी, या फिर पूरा सिलेबस चेंज होगा? जिस तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते हैं, ठीक है, कई स्टेट बोर्ड में तो हमारा तीसरी चौथी से ही शुरू हो जाता है। या फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सर, जो कि हर एक क्लास में चलता है। एग्जैक्टली याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में एक सब्जेक्ट, एक मॉड्यूल लॉन्च किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ये बात याद रखेगा। ठीक है, अब किस तरीके से इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जो न्यू मॉड्यूल होगा ना, ठीक है, न्यू सिलेबस होगा, याद रखना, ध्यान से सुनना एक एक चीज। ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तीसरी से लेकर के 8वीं क्लास तक और एक आपका 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक। क्लियर पॉइंट। दो पार्ट्स में पूरे सिलेबस को बांट दिया गया है और इसमें पढ़ाया क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हम आजाद कब हुए थे, 1947 में, और तब से लेकर के हमारा कश्मीर मुद्दा, जम्मू कश्मीर मुद्दा सॉल्व ही नहीं हुआ है। ठीक है, फिर केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज देता था कि भैया उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका खुद का झंडा होगा। यानी वो है तो इंडिया का हिस्सा, थे तो इंडिया का हिस्सा, लेकिन बिल्कुल ही अलग काम करते थे। इनफैक्ट वहां के सरकार में कोई परिवर्तन होगा तो वहां के लोगों से पूछा जाएगा, वहां के लोकल लीडर से पूछा जाएगा, तब हम परिवर्तन कर सकते हैं भाई साहब। इतना ज्यादा उन लोगों को आजादी मिली थी इन सारे मामलों में। तो आर्टिकल 370 को ही हटा दिया था हमारी गवर्नमेंट ने और जम्मू कश्मीर को मिला लिया था भारत के अंदर में कि भैया अब ये भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, और दोनों हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे, ये आपको पता है पहले से। तो अब शुरू से लेके 1947 से लेकर के अब तक की पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे इस सिलेबस में। ठीक है, तो तीसरी से जो 8वीं वाला सिलेबस है बच्चे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सागा ऑफ, याद रख लेना, ठीक है, सागा ऑफ वेल्लोर के नाम से जानेंगे, वेल्लोर। ठीक है, सागा ऑफ वेल्लोर। ठीक है, और ये जो आपका 9th से लेकर के 12th वाला जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम लोग जानेंगे अ मिशन। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, अ मिशन ऑफ प्राइड या फिर ऑनर कह सकते हो, अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ठीक है, एंड ब्रेवरी, याद रखना।
क्लियर पॉइंट। अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी, यानी पूरे पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला हिस्सा आपका तीसरी से लेकर के 8वीं तक होगा, ठीक है। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा स्टोरियों की फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं भाई, तो कहानियों की फॉर्म में इनको पढ़ना आसान होगा, इनको समझाना आसान होगा, ठीक है। और जो 9th और ये वाला पॉइंट है पूरा 9 से लेकर 12th क्लास तक को जो पढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी दिए जाएंगे कि देखो हमारे देश कितना पीछे जा रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी मनमानी करता था। देखो जब से हमने 370 आर्टिकल हटाया तो इकोनॉमिकली कितना ग्रो किया जा रहा है, वहां के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, हमारे देश में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे तीसरी से 8वीं में कहानियों के रूप में बताया जाएगा, हमारे सोल्जर्स ने ये गन धर 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 जाके मार दिया भाई, पहलगाम अटैक में भाई हमारे सोल्जर घुस के मारे हैं पाकिस्तान में भाई साहब, उनके सेंटर्स को तबाह कर दिया गया। इस तरीके से कहानी के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चे थोड़े समझदार हो चुके हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो एनसीईआरटी में मॉड्यूल जोड़ा जा रहा है कुछ इस प्रकार का आपके सामने जो है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं आपके लिए। सेम चीजें हैं, मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको लेके आ जाता हूं। ये सारा मैंने आपको जो बताया है वही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। क्लियर है पॉइंट। चलिए बच्चे, अब देखिए इसके 2 वर्जन, तीसरी से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक, ये मैं आपको सारा करा चुका हूं, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 इज अंडर विच मिनिस्ट्री। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो गेमिंग चल रही है, इसमें 2 तरीके के गेम हैं। एक तो बेनिफिशियल है, ठीक है, फायदेमंद है, चलो भाई यार मूड फ्रेश करना है, मैंने कैंडी क्रश खेल लिया, पबजी खेल लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया। एक बहुत हार्मफुल है जो जुए के तरीके से, 3 पत्ती है, पैसा लगाओ, ठीक है, जीत हार आपकी हो सकती है। आप जुप्पी लूडो खेलो, ठीक है, 100 रुपए जुप्पी लूडो में डालो, जीत हार हो सकती है। तो भैया ये गेम नहीं है, दिस इज कॉल्ड जुआ। जुआ, ठीक है, हमारे समाज में इसे बहुत बुरा माना जाता है, दिस इज कॉल्ड जुआ। तो यहां पे इसी को रोकने के लिए एक बिल पेश किया गया है, ठीक है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ठीक है, हमारे संसद में केंद्र सरकार ने इसको पेश किया है, याद रखेगा। अब इसका मोटिव क्या है कि हम रोकेंगे, किस चीज को रोकेंगे, ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकेंगे, ठीक है। किस चीज को रोकेंगे, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि जुए को रोकेंगे, ठीक है, जुए को रोकेंगे, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम, ठीक है। अब देखो ये ड्रीम 11 वगैरह होते हैं, भैया पैसा लगाओ तो जीतो, भैया पैसा लगाएंगे, जीत हार दोनों हो सकती है, तो इसको जुआ बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी लत है। आप देखना डिस्क्लेमर भी आता है, ठीक है, इस खेल में वित्तीय जोखिम का खतरा है, ठीक है, अपने खतरे पे खेलें, जो भी चीजें आपने रिस्क पे खेलें, है ना, जुआ की लत लग सकती है, आप रिस्क पे खेलें, बताता है ना वो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये सारा गेम एक लत है, एक जुआ है। तो केंद्र सरकार ने सोचा है कि नहीं भाई, हमारा यूथ बहुत खराब हो रहा है, हर किसी को सपना लग रहा है कि नहीं यार 100 रुपए डालूंगा ड्रीम 11 में आज और 8 लाख हो जाएंगे, ठीक है। अरे भैया 8 लाख किसके होते हैं, करोड़ों में एक इंसान का 8 लाख हो जाता है, ठीक है, वो आके टीवी पे बता देता है कि मैंने जुप्पी लूडो खेला, मेरा इतना हो गया। अरे भैया वो करोड़ों लाखों में एक बंदा होता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आप ही हो जाओगे, और उस चक्कर में लाखों बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सरकार ने हमारे यूथ को इस तरीके के गैम्बलिंग, इस तरीके के जुए वाले गेम से बचाने के लिए यहां पे बिल पेश किया है। कौन सा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब सवाल ही क्या है, ये बिल किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसमें जो भी चेंजेस आने वाले हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चे ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, तो MIETKY से भी नाम, MIETY के नाम से भी जानते हैं हम इसको, मैथी के नाम से भी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पॉइंट क्या रखा जाएगा, यहाँ पे 3 तरीके के गेम होंगे, याद रखेगा, कितने 3 तरीके के गेम होंगे। पहला होगा ई स्पोर्ट्स, याद रखना, पहला होगा ई स्पोर्ट्स, ठीक है। दूसरा होगा सोशल गेम्स, ठीक है, माने टोटल इंटरनेट पे जितने भी गेम्स हैं ना उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है सरकार ने, ठीक है। दूसरा आता है सोशल गेम्स की, हम यहां बात करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा आएगा आपका मनी गेम की, हम यहां पे बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक गेम को यहां पे गवर्नमेंट ने नकार दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या किया गया है, देखिए
ई स्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, मजे लेने के लिए लोग खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पबजी हो गया, ये गेम एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट, क्या, फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, ठीक, एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है, ठीक है, याद रखना। जैसे कि आपका पबजी हो गया, ठीक है, आपका जो और भी होता है ना पबजी जैसे खेलते हैं, क्या वो फ्री फायर हो गया, ठीक है बच्चे, आपका क्या हो गया, फ्री फायर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, कैंडी क्रश हो गया, ये सारे गेम इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। सोशल गेम्स की बात करते हैं, ठीक है, जो ये तो देखिए फ्री फायर वगैरह है ना, मजे के लिए खेला जा रहा है। सोशल गेम्स मतलब वो सारे गेम जिसमें कुछ लोग मिलके खेले या फिर एक कंपटीशन टाइप का हो जाए, ठीक है, देख कैंडी क्रश में तू कितने लेवल पे पहुंचा तो मैं इतने लेवल पे पहुंचा, ठीक है, गेम हो जाए, तो सोसाइटी को जोड़ के रखने वाले गेम या फिर 3-4 लोग मिलकर मजे के लिए खेल रहे हैं, उनको सोशल गेम बोलते हैं। जैसे कि लूडो हो गया भाई, ठीक है, जैसे कि 4 लोग मिलेंगे तो ही तो खेलेंगे, लूडो अकेला कैसे बंदा खेलेगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और अगर ऑनलाइन अकेला भी खेल रहा है तो उसको कंप्यूटर के साथ खेलना पड़ेगा, ऑनलाइन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लूडो टाइप का गेम हो गया। तीसरा आता है मनी गेम, यानी कि पैसा दो, जीतो तो पैसा लो, हारो तो पैसा गोल, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे इसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखा गया है, जुए की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां पे अच्छी बात क्या है बच्चे, याद रखना, इसको तो प्रमोट किया है सरकार ने, यानी कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है सरकार ने इस बिल में, ठीक है, सोशल गेम को भी प्रमोट किया है और इस पे बैन कर दिया है सरकार ने। हालांकि अभी ये बिल है, यानी कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कानून बनेगा तो ये सब कुछ बैन कर दिया जाएगा, अभी बैन नहीं हुआ है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी माइटी के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, ये सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूं। लोकसभा में बिल पेश हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन गेम जो गैम्बलिंग वगैरह है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है, हार्मफुल मनी गेमिंग को रोका जा रहा है, जो भी मनी गेमिंग हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चला, अच्छा चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भैया आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान फ्रॉड कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान गेम कर रहा है, याद रखना। तो यहाँ पे बैंकों को, ठीक है, बैंक्स को हिदायत दे गई है, ठीक है, नो मनी ट्रांसफर, ठीक है, नो मनी ट्रांसफर, याद रख लेना, नो मनी ट्रांसफर। बैंकों को बोला गया है कि कोई भी मनी ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, ऑन या फिर फोर, ठीक है, फोर गैम्बलिंग गेम्स, ठीक है, जो गैम्बलिंग गेम्स है ना या मनी गेम्स है ना, ठीक है, याद रखना, मनी गेम्स हैं उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा गेम खेलना चाहता है, वो गेम खेलने के लिए मनी गेम में पैसे देने पड़ेंगे भाई, तो बैंक वाला मनी ट्रांसफर ही नहीं करेगा। ये बैंक को सख्त हिदायत दिया गया है, नो मनी ट्रांसफर, याद रख लेना, ठीक है। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होंगे ना, चुपके चुपके से चलाएंगे, चुपके से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी बना देंगे, भैया ये वाले प्लेटफॉर्म से पैसा दो, पैसा आ जाएगा, ठीक है, तो याद रख लेना वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, वो क्या है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, यानी कि दंड मिलेगा कितने साल का, 3 साल का या फिर 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है, आप समझ सकते हैं, या फिर दोनों भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे सरकार के द्वारा, इससे जो यूथ है वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा या फिर ऐसे गेम पे फोकस करेगा जो कि उसकी स्किल्स भी बढ़ाएंगी, ना कि इस तरीके की गैम्बलिंग या जुए में पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, ठीक है, 3 साल की जेल और ई स्पोर्ट्स सोशल गेम सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये पीडीएफ में आप लोगों के लिए लेके आता हूं, ठीक है, बाकी मैं तो आपको पूरा लिख लिख के ही पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच लोकेशन वॉज द अग्नि 5 टेस्ट कंडक्टेड, यानी कि हमारी एक मिसाइल है अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल है, ठीक है, कहां से उसको परीक्षण किया गया है, यानी कि कहां से उसको लॉन्च किया गया है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। पोखरण टेस्ट रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में है, श्रीहरिकोटा और व्हीलर आइलैंड, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं हमारी जो मिसाइलों का परीक्षण होता है तो अलग अलग जगहों से होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ये चारों जगहों से भी हो सकता है, चारों मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ही जगह बनाई गई है, ठीक है, लेकिन ये अग्नि 5 मिसाइल की लॉन्चिंग कहां से हुई है आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका हुआ है यहां से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से, क्लियर बच्चे, यहां पे याद रखेगा, ठीक है, 20 अगस्त को लॉन्चिंग हुई है, यानी कि 20 अगस्त को यहां पे लॉन्चिंग हुई है, क्लियर पॉइंट, यहां पे उड़ीसा से हुई है और चांदीपुर से हुई है, ये बात आपको याद रखना है, क्लियर पॉइंट बच्चे। चलिए अब देखते हैं यहां पे बाकी की चीजें क्या क्या आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है। ये क्या है, ये मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है, तो इस मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल है ये, ठीक, अग्नि 5 इसका नाम है, इसका टाइप क्या है, किस तरीके की मिसाइल है, ठीक है, तो याद रख लेना इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड
ठीक है, इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अब सवाल आता है कि सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, हमको डिफेंस की इतनी नॉलेज थोड़ी है, आप एक्सप्लेन कर दो। तो डेफिनेटली बच्चे मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको खड़ा हूं, ठीक है। तो दो तरीके की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक क्या होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल होता है, याद रख लेना, ठीक है। जो क्रूज मिसाइल होता है ना बच्चे, जैसे ये जमीन है, जैसे कि ये जमीन है, याद रखना, ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पे तो क्रूज मिसाइल ऐसे जाता है, नीचे नीचे जाता है, ठीक है, यानी कि ये जमीन है ना, तो जमीन के बहुत पास में रहता है, ठीक है। और जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे ऊपर से जाएगा, इस तरीके से ऊपर से ऐसे जाएगा, क्लियर पॉइंट, यानी कि जमीन के बहुत पास पास जाता है वो क्रूज मिसाइल होता है, और जो आपका ऊपर बहुत ऊपर यूं जाएगा, यूं जाएगा, वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल होता है। जो यूं जाता है ना काफी ऊपर तक टारगेट को हिट कर सकता है, और जो ऐसे जाएगा ना वो लैंड पे टारगेट को हिट करने में इजी रहता है। तो दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल है ये, पॉइंट पूरा आप ध्यान में रखोगे, क्लियर बच्चे। तो कहां से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये बनाया किसने है, यानी कि किस तरीके से बनाया गया है। तो याद रखना इसमें ना एक आपको नाम याद आता है हमेशा HAL का, ठीक है, HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी मदद से ये बनाया गया है। ये 1964 में कंपनी बनाई गई थी, और इसका काम ही क्या है कि भैया इंडिया के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना, यानी कि सुरक्षा वाले सारे के सारे हथियार वगैरह आप डेवलप करने वाले हो, क्लियर बच्चे। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं, डेट 20 अगस्त में आपको बता चुका हूं, ठीक है, सक्सेसफुली फायर हो गया अग्नि 5 मिसाइल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नाम क्या है इसका, ठीक है, जहां से फायर हुआ है तो चांदीपुर उड़ीसा से फायर किया गया है इसको, ठीक है। अब ये मिसाइल लॉन्च जो देखो मैनेज तो किया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि खड़ा है और खुद ही उड़ गया, नहीं, उसको उड़ाने वाला एक कुछ ना कुछ होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उड़ाने वाली होगी, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बच्चे, SFC, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। क्या, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये जो है क्या करती है, ठीक है, मिसाइल वगैरह उड़ाती है, यानी कि टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है, डिफेंस फील्ड में टेस्ट कंडक्ट करती है, याद रख लेना, ठीक है। ये फोर्सेस का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे जाके लड़ेगी, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये नाम याद रख लेना, क्योंकि इसी ने ही ये पूरा टेस्ट कंडक्ट करवाया हुआ है, ठीक है बच्चे। चलिए बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बता चुका हूं। नाउ इसका रेंज कितना होगा सर, तो ये 5000 किलोमीटर का इसका रेंज होगा, यानी कि तकरीबन 80 से 85% पूरा एशिया खत्म कर सकता है, और कुछ हद तक यूरोप में भी पहुंच सकता है। तो आप देख सकते हो अगल बगल का जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार, भूटान, ये सब इसके रेंज में आ जाते हैं, यानी कि एक बड़ी धमकी है इंडिया की तरफ से ये टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है बच्चे। तो याद रख लेना 5000 किलोमीटर का इसका क्या है, रेंज है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शक्तिशाली भारत बन रहा है डिफेंस के फील्ड में, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। चलिए बच्चे अब देखते हैं, ये मिसाइल को ना 3 स्टेज में लॉन्च किया गया, लॉन्च तो एक ही बार होगा, 3 स्टेज में चलेगा। नॉर्मल सी बात है, आप 3 स्टेज लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाए कितने स्टेज में भैया, तो इस मिसाइल को लॉन्च किया गया अग्नि 5 को, तो 3 स्टेज में। इसका मतलब है पहले स्टेज में शुरू होगी, दूसरे स्टेज में जमीन से ऊपर, पहले स्टेज में जमीन से ऊपर उठेगी, दूसरे स्टेज में दूसरी बार स्पीड बढ़ेगी, फू एकदम और ऊपर जाएगी, और तीसरे स्टेज में बिल्कुल आकाश में ही चली जाएगी, समझ रहे हो। यानी कि इसकी स्पीड को 3 स्टेज में बांटा गया है, शुरू, स्पीड बढ़ी, आकाश में चलेगी, समझ में आया। ये 3 स्टेज में इसको यहां पे बांटा गया, इस मिसाइल को अग्नि 5 मिसाइल है, क्लियर बच्चे यहाँ पे। अब इसकी फ्यूल की बात कर लेते हैं, सर इसमें लिक्विड फ्यूल होगा या सॉलिड फ्यूल होगा, तो इसमें सॉलिड फ्यूल होगा, ठीक है, यानी कि इसमें लिक्विडिटी का कोई चांस नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये दोनों तरीके के वॉर लोड्स उठा सकता है, यानी कि वजन उठा सकता है, याद रख लेना, कन्वेंशनल भी उठा सकता है यानी परंपरागत, और न्यूक्लियर पेलोड भी उठा सकता है, यानी न्यूक्लियर जो हथियार वगैरह है वो भी उठा सकता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और ये कैनिटराइज्ड वर्जन में है, कैनिटराइज्ड, ठीक है। कैनिटराइज्ड का मतलब क्या होता है बताते हैं, ठीक है, कैनिटराइज्ड ये कैनिटराइज्ड भी है। कैनिटराइज का मतलब क्या होता है, इसको ना पाइप में रखा जाता है, पाइप जैसे लंबा सा पाइप होगा उसमें इसको डाल दिया जाएगा, ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, यानी केन में डाल दिया जाएगा। केन होती है ना, केन है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह केन हम पीते हैं ना, लंबाई तो होता है, तो उस तरीके केन बनाया जाएगा, उसमें इसको डाल दिया गया है, इसको इजी टू कैरी हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो गया, भाई ट्रक में रख दो, कहीं से भी जाकर उसको फुस कर दो, छोड़ दो, क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो बहुत ईजी हो चुका है, इसको मूव करना इधर से उधर बहुत ईजी हो गया, इसको लेके जाना, ठीक है, इसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसका काफी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैनिटराइज्ड बोलते हैं, तो ये कैनिटराइज्ड भी है, 5000 किलोमीटर का इसका रेंज भी है। तो आप देखो
कितनी बड़ी बात है यार, हम सीधा बॉर्डर पे जाएंगे, ऐसे बॉर्डर पे पकड़ेंगे, ठीक है, और सीधा छोड़ देंगे, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए नाउ Who won the PFA Player of the Year Award? PFA, ठीक है, प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, या PFA का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल, ठीक है, क्या है ये, प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखना क्या, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, क्लियर पॉइंट। अब देखिए ये क्या है, एक यूके ब्रिटिश का ग्रुप है, यानी कि अंग्रेजों ने बनाया था इस ग्रुप को, ठीक है, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड का एक मैच कह सकते हो, ठीक है, इंग्लैंड का एक टूर्नामेंट कह सकते हो, इंग्लैंड की एक ट्रॉफी कह सकते हो, क्लियर बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया था, एसोसिएशन इंग्लैंड में है। ये एसोसिएशन क्या करती है, पूरे साल में जितने भी फुटबॉल के मैचेस हुए हैं उन सभी पूरे सेशन में, ऐसा नहीं कि इस मैच में जैसे मैन ऑफ द मैच मिल जाता है, मैन ऑफ द सीरीज मिल जाता है, उस सीरीज का नहीं, ये पूरे ईयर का अवार्ड दिया जाता है, याद रख लें, पूरे साल में जितने भी मैच होंगे फुटबॉल के क्षेत्र में तो उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो याद रखना, हु वॉन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कौन देता है, PFA प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि इंग्लैंड की है, ठीक है। तो इसने प्लेयर ऑफ द ईयर दिया हुआ है, तो इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, मोहम्मद साला, ठीक है, कौन है ये, मोहम्मद साला, ठीक है, याद रखना मोहम्मद साला, ठीक है, साला, क्लियर पॉइंट। ये प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड मिला है इनको, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे ईयर। ये कौन से देश के हैं, तो भैया ये इजिप्ट के हैं, ठीक है, ये इजिप्ट के हैं, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पॉइंट, ये इनको पहली बार नहीं मिल रहा है, ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तीसरी बार मिल रहा है, पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको PFA तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहा है, याद रख लेना। कौन कौन सा, 2018 में, 2022 में और साथ ही 2025 वाला, याद रख लेना। तो ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे की डिटेल देख लेते हैं, क्या है, साला बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन दिस अवार्ड, ठीक है, 3 बार इनको ये अवार्ड मिल चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा एक और प्लेयर ऑफ द, ठीक है, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड आता है, ठीक है, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। अब कैसे डिफाइन होगा भैया, यंग कौन है, ठीक है, यंग तो उम्र के हिसाब से डिसाइड होगा, यानी कि 23 साल तक के जो प्लेयर्स होंगे उनको यंग कहा जाएगा, तो उनकी कैटेगरी में भी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, मॉर्गन रॉजर, ठीक है, मॉर्गन रॉजर जो है, ठीक है, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये तो मेल वाली कैटेगरी होगी भाई साहब। अब फीमेल वाली कैटेगरी में भी प्लेयर ऑफ द ईयर और यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। तो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, ठीक है, तो मैरियोना कैल्डेंटी, ठीक है, मैरियोना कैल्डेंटी जो है ये है, ठीक है। और वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, ठीक है, तो ओलिविया स्मिथ। ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। मोहम्मद साला का नाम याद रखना है, ठीक है, कौन है मोहम्मद साला, प्लेयर ऑफ द ईयर PFA ने दिया है, प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने, ठीक है। यंग प्लेयर ऑफ द ईयर मॉर्गन रॉजर ने, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, मैरियोना कैल्डेंटी ने, और वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर ओलिविया स्मिथ ने दिया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मैंने थोड़ी सी अपनी पढ़ाने की स्पीड को बढ़ा दिया है। कल मुझे कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे कि सर सेशन काफी लंबा हो रहा है, तो हम थोड़ा कवर करने में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, स्पीड बढ़ा देता हूँ, आप लोग मोबाइल में 2x करो, इससे बढ़िया मैं खुद ही 2x में पढ़ाने लग जाता हूँ, ठीक है। हाँ, जोश जुनून तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि बुजुर्ग हो चुके हैं, अंकल आंटी थोड़ी हैं, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ श्रमश्री, ठीक है, श्रमश्री का मेन एम क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि श्रमश्री क्या है, ठीक है, श्रमश्री क्या है। तो श्रमश्री एक स्कीम है, क्या है ये, एक स्कीम है, क्लियर पॉइंट, यहाँ पे एक स्कीम है श्रमश्री। और ये श्रमश्री स्कीम कौन लॉन्च कर रहा है, तो याद रख लेना, कौन भाई, बंगाल की सरकार, क्लियर पॉइंट, यानी कि ममता बनर्जी। कौन, ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी यानी कि बंगाली गवर्नमेंट, क्लियर पॉइंट, उसने लॉन्च किया है श्रमश्री, ठीक है, अभियान, स्कीम, कुछ भी कह लो। अब ये करेगा क्या, तो देखिए ममता बनर्जी को ये शिकायत है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां बंगालियों को उस राज्य की लैंग्वेज बोलने के लिए मारा जा रहा है, ठीक है, यानी कि बंगाली नहीं आती है और बंदा किसी ऐसे राज्य में है तो वहां की लैंग्वेज बोलने के लिए बंगालियों को मारा जा रहा है। अरे भैया हर जगह हो रहा है ये, ठीक है, मतलब हर एक लोगों को मारा जा रहा है। क्या महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए बिहारियों को नहीं मारा जा रहा, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं मारा जा रहा, मारा जा रहा भाई साहब, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये शिकायत किया है कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है उन राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार है। और क्यों? क्योंकि वो उस राज्य की भाषा में बात करें। ठीक है बच्चे, अब पता नहीं कितना सच है क्या है, ये तो भगवान जाने। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ऐसा है, बट कोई बात नहीं, अपने को तो एग्जाम से मतलब है। सही बात है भाई। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने एक स्कीम लॉन्च किया है श्रम श्री के नाम से। इसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, मैंने आप बता दिया है, जो टारगेट होंगे, ठीक है, बाहर जाने वाले बंगाली होंगे, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, वो बंगाली जो कि पलायन कर चुके हैं, ठीक है, माइग्रेट कर चुके हैं। ठीक, क्लियर पॉइंट। तो माइग्रेटेड 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 बंगालीज, ठीक है, माइग्रेटेड बंगालीज, ठीक है, को ये स्कीम का फायदा होगा। अब इनको क्या बोल रही है ममता बनर्जी? अरे दूसरे वाले तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तुम फिर भी वहीं पे हो, ऐसा करो बंगाल में आ जाओ चुपचाप से। तो सर रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, रोजी रोटी मैं दूंगी, ठीक है, पर आऊं कैसे? पैसे नहीं है। अरे मैं दूंगी 5,000 रुपए आने के लिए, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या मिलेगा? ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रेवल अलाउंस मिलेगा कि भैया तुम आओ तो सही बंगाल में। कितना मिलेगा? 5,000 रुपया एक बार में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैडम 5,000 रुपए आपने एक बार में दे दिया, बाकी मैं वहां पे खाऊंगा पीऊंगा क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, माँ माँ दीदी दीदी ममता बनर्जी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 5,000 रुपए पर मंथ भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा कब तक मिलेगा? आप तो एक ही महीने देकर बंद कर दोगी। ना 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 ना, ठीक है, कब तक? ठीक है, पूरे 1 साल के लिए मिलेगा आपको, पूरे 1 साल के लिए मिलेगा, याद रखना। और अगर 1 साल के पहले आपकी नौकरी लग गई तो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर पॉइंट? या तो 1 साल के लिए दिया जाएगा और 1 साल के अंदर आपकी 6 महीने में नौकरी लग गई तो नौकरी लग गई ना भाई, अब किस बात का पैसा? तो ये ममता बनर्जी ने पूरा पूरा स्कीम लॉन्च किया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जॉब के लिए ट्रेनिंग भी देंगे, स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर पॉइंट? क्या प्रोवाइड करवाएंगे? हम लोग स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे जॉब के लिए। अब स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो ये हमारी ममता दीदी हैं, यानी इनकी जो सरकार है, पहले से ही कुछ इनिशिएटिव लेके बैठी है, पहले से ही जो स्कीम्स चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट वाली, उन्हीं स्किल डेवलपमेंट वाली स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएंगी उन लोगों को जो कि दूसरे राज्य छोड़ के कहां पे आएंगे? बंगाल में आएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्किल्स वगैरह की बात कर लेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको अलॉट किए जाएंगे मतलब ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सीएम ममता बनर्जी ने अनाउंस किया श्रम श्री, बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, यह योजना बंगाली प्रवासी श्रमिकों को वापस लौटने में मदद करेगी, बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये बच्चे 5,000 है, ये 25,000 नहीं है, ये 5,000 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, 1 साल तक लगातार मिलेगा या फिर जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मिलेगा। क्लियर पॉइंट? उनका कहना है कि तकरीबन 22 लाख बंगालियों पे असर पड़ेगा इस स्कीम का, जो कि बाहर रह रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? और ये कौन लॉन्च करेगा? ममता बनर्जी के अंडर में कौन? स्टेट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, जो लेबर डिपार्टमेंट हर एक राज्य का होता है, वही लॉन्च यहाँ पे करने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ अब देखते हैं व्हाट विल स्टारलिंक यूज टू वेरीफाई कस्टमर्स। ठीक है, स्टारलिंक जो है कस्टमर्स को वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करेगा? तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर स्टारलिंक क्या है? ठीक है, तो स्टारलिंक एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। क्या है? स्टारलिंक एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। ठीक है, ये देखिए स्टारलिंक क्या है? ये एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। और इंटरनेट कौन सा? स्पेस वाला। ठीक है, स्पेस वाला। ठीक है, याद रखना, स्पेस इंटरनेट प्रोवाइडर है। ठीक है, याद रख लेना, क्या है ये? स्पेस इंटरनेट प्रोवाइडर है। ठीक है, अब सर ये स्पेस क्यों लगाया आपने? इंटरनेट प्रोवाइडर भी तो डायरेक्ट बोल सकते थे। नहीं बच्चे, दो तरीके के इंटरनेट होते हैं। ठीक है, एक होता है जो कि तारों वारों से होता है, जैसे कि आपके घर में जो वाईफाई आएगा ना, तो वो तारों से जोड़ जोड़ के आएगा। एक आपका राउटर लगाया रहेगा, वो तारों से रहेगा। ठीक है, याद रखेगा, अलग अलग बड़े से डिवाइस में जाके कनेक्ट होगा, वहां से आपका इंटरनेट सप्लाई होके आएगा। ठीक है, और एक होता है जो सीधा स्पेस से कनेक्ट करेगा, यानी कि मैंने मोबाइल है, अब कोई तार वार नहीं है, सीधा मेरे मोबाइल में कहां से कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, स्पेस से कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें फायदा क्या होगा? जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, जहां पे तार वार नहीं बिछाए जा सकते हैं, वहां पे स्पेस इंटरनेट काम में आता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। क्लियर पॉइंट? वहां पे स्पेस इंटरनेट काम में आता है। प्लेन वाले एरिया में तो तार वार बिछाया जा सकता है ना, ठीक है, लेकिन पहाड़ी एरिया में नहीं। तो ये कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? स्पेस इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सी कंपनी है? स्टारलिंक है। ठीक है, और स्टारलिंक किसकी कंपनी है? तो याद रखना है, स्पेसएक्स की कंपनी है। किसकी? स्पेसएक्स की कंपनी है। और स्पेसएक्स किसका कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, याद रखना। तो एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट किया है, और स्पेसएक्स कंपनी का एक पार्ट है कौन सा? स्टारलिंक। और स्टारलिंक क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर है, यानी कि स्पेस इंटरनेट प्रोवाइडर है, लोगों को विदाउट तार वार, विदाउट ये अटरम पटरम, वो इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब सवाल क्या आता है कि जब आप स्टारलिंक
की सर्विस लेना चाहते हो, जैसे आप जियो को कॉल करते हो कि जी हम इंटरनेट लगवाना चाहते हैं, वाईफाई लगवाना चाहते हैं, है ना, जियो वाले आ जाते हैं तो आपका आधार कार्ड मांगते हैं, मांगेंगे ना भैया, ठीक है, आप पे रजिस्टर करने के लिए। तो स्टारलिंक क्या है, इंटरनेशनल है भाई, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपका आधार कार्ड तो चलेगा नहीं, आपका पैन कार्ड तो चलेगा नहीं, लेकिन अभी स्टारलिंक ने कहा है, अभी एलन मस्क ने कहा है कि नहीं नहीं, इंडिया के आधार कार्ड पर ही हम लोग उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया के आधार कार्ड को ही हम लोग क्या मान लेंगे, वेरिफिकेशन वाला हिस्सा मान लेंगे, वेरिफिकेशन वाला कार्ड मान लेंगे। तो यहाँ पे स्टारलिंक क्या करेगा, क्या इस्तेमाल करने वाला है कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए, याद रख लेना, आधार कार्ड, ठीक है। यानी कि अब आप स्टारलिंक का इंटरनेट लेना चाहते हो तो आप आधार कार्ड से केवाईसी करवाओ, यानी कि केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, अपनी डिटेल दे दो, पूरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी भेज दो, स्टारलिंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये नहीं होता था, ये ऐसा पहली बार हुआ भैया। एलन मस्क, यार एलन मस्क, ठीक है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी कंपनी स्पेसएक्स वो इंटरनेट दे रही है, स्टारलिंक कंपनी का नाम है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, तो वो यूं ही नहीं दे देगी विदाउट वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए बच्चे क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो आधार केवाईसी किया जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट यहाँ बच्चे। चलिए अब ये आधार वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कौन मतलब आधार कार्ड कौन इशू करता है, ये भी एक बात कर लेते हैं। UIDAI, ठीक है, UIDAI एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आधार कार्ड हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम ही है। 2000 UIDAI 2009 में हुआ था, शुरू हुआ था कि चलो भैया 2009 में इसको शुरू किया गया है, ठीक है, कि भाई 2009 में एक आधार कार्ड लॉन्च किया जाएगा, और तभी से धीरे धीरे से आधार कार्ड सभी का बनाता जा रहा है। ये एक यूनिक आईडी आपको दे देता है, ठीक है, एक 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, एक आपको जो होता है ना आप आधार कार्ड, ठीक है, 10 से 14 12 नंबर होते हैं आई थिंक, ठीक है, 12 नंबर होते हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है, 12 होते हैं या 14 होते हैं, आई थिंक 12 ही होते हैं, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। चलिए बच्चे क्लियर पॉइंट। तो सवाल क्या था, स्टारलिंक कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेगा, तो आधार कार्ड इस्तेमाल करेगा अभी केवाईसी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर पॉइंट। आधार कार्ड केवाईसी के लिए इस्तेमाल करेगा, जो भी स्टारलिंक को अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेगा। और आधार कार्ड जो स्टारलिंक है किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे UIDAI के साथ पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो UIDAI ही लॉन्च करता है ना यहाँ पे, क्लियर पॉइंट बच्चे। तो ये आपके लिए सवाल सारे इजी हो जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 22 अगस्त, यानी कि आज 22 अगस्त 2025 है, और आज के दिन इनमें से हम कौन सा दिन नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, सवाल ये है, यानी कि 3 दिन सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं कि आपको 3 दिन, जरूरी थोड़ी है कि उस तारीख को एक ही दिन सेलिब्रेट होगा, नहीं ना, तो इसमें से 3 दिन जो है आज सेलिब्रेट पूरी दुनिया कर रही है और एक दिन नहीं कर रही है, आपको ये बताना है, ठीक है। वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे, ठीक है बच्चे, वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे, डेफिनेटली भैया ये आज का दिन है, 22 अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड प्लांट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। मद्रास दिवस भी हम लोग करते हैं सेलिब्रेट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे ये हम लोग 21 अगस्त को करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे। और बी एन एंजल डे ये भी हम लोग 22 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सर बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर करा सकें, बता सकें कि भैया पौधों से भी दूध निकलता है, फ्रूट से भी दूध निकलता है, और वो दूध ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप मिल्क, गाय का दूध निकालते हो ना, ठीक है, काऊ मिल्क निकालते हो ना, तो उसमें ना लैक्टोज होता है, क्या होता है, लैक्टोज होता है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। लेकिन जब आप फलों से दूध निकालोगे, देखो नारियल होता है ना सफेद, उसको मिक्सी में पीस के निचोड़ लिया जाता है तो दूध बन जाता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फल हैं, ठीक है, बादाम है, बादाम का भी दूध बनता है, तो बहुत सारे ऐसे फल हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनसे दूध बनता है। तो आप लोग प्लांट के जो प्रोडक्ट्स है ना उनसे दूध बनाओ, ना कि गाय बकरी के दूध इस्तेमाल करो, ये अवेयर किया जाता है, याद रखिएगा इस दिन, क्लियर पॉइंट, क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं है, वो हेल्दी है ज्यादा। एडवाइस दिया जाता है, आप आयुर्वेद में चले जाओ, आपको यही बोला जाएगा कि भाई गाय भैंस का दूध मत पियो, आप किस चीज का दूध पियो, प्लांट से निकलने वाले दूध को पियो, फ्रूट से बनाए हुए दूध को पियो, क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चे। तो वर्ल्ड
प्लांट मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखेगा। और इसको 2017 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, ठीक है। मद्रास की बात कर लेते हैं। मद्रास दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मद्रास दिवस मनाया जाता है क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो 1612 में 1612 में उन लोगों को पूरी तरीके से एंट्री मिल गई थी यहां पे, ठीक है। तो अब वहां पे ना डच हुआ करते थे पहले से भारत में, अंग्रेजों से पहले डच आ चुके थे, ठीक है, याद रखना। तो डच थे, ठीक है, पूरा पूरा इस तरीके से काम, पोर्चुगीज थे, ठीक है, याद रखना। तो जो पोर्चुगीज का पूरा पूरा साम्राज्य पहले से ही बना हुआ था जब अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने सोचा कि यार हम अपना साम्राज्य कैसे बनाएं, तो उन्होंने ना एक मद्रास पट्टनम, ठीक है, एक मद्रास पट्टनम नाम का जगह थी वो खरीद लिया, कब, 1639 में। और वहीं पे उन्होंने सेंट जॉर्ज नाम का अपना ऑफिस बना दिया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है, 1964 में सेंट जॉर्ज बिल्डिंग बना दी। और सेंट जॉर्ज बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी थी, 1939 में जैसे ही मद्रास पट्टनम उन्होंने खरीदा ना, वैसे ही इन लोगों ने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया बिल्डिंग। वो बिल्डिंग बनाने में 20-21 साल लग गए थे, याद रखना, ठीक है। जो मद्रास, जो आज की डेट में चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं, आज की डेट में चेन्नई के नाम जानते हैं, वो पहले मद्रास हुआ करता था। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो ये किस तारीख को खरीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 22 तारीख को ही खरीदा था, इसलिए हम लोग 22 अगस्त को हम लोग मद्रास डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर पॉइंट, क्योंकि मद्रास पट्टनम अंग्रेजों ने खरीदा था, याद रखना। और किससे खरीदा था, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई नायक नाम का बंदा था, ठीक है, मादरी नायक करके कोई बंदा था, उससे खरीदा था। क्लियर पॉइंट। तो ये इस दिन मद्रास डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे मनाया जाता है ताकि विश्व में, पूरी दुनिया में हम लोग ये अवेयर करा सकें कि भैया नौकरियों के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि नौकरियां मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं पता, खुद का कुछ धंधा करो, एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है, स्टार्टअप्स लेके आओ। इस बारे में अवेयर कराने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स डे 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। बी एन एंजल डे, सर एंजल एंजल एंजल, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम एंजल है, ठीक है, कुछ ऐसा सा सुन के लगता है कि हाँ भी एंजल मतलब बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज इमेज से आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों। एंजल का मतलब होता है दूत, अच्छी बातें करने वाला इंसान एंजल कहलाता है, सबको प्यार मोहब्बत से रखने वाला इंसान एंजल कहलाता है, ठीक है, सबको इज्जत मान सम्मान देने वाला इंसान एंजल कहलाता है। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, एक एंजल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा, हम लोगों को बताएंगे कि भैया सुबह उठो, सबसे हंस के बात करो, प्यार से बात करो, ठीक है, प्रेम मोहब्बत से रहो। अब देखो यहां पे आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है, सामने वाले को मुस्कुरा कर देखो, सामने वाला भी आपको मुस्कुरा के देखेगा, दोनों में दोस्ती होगी, यानी पूरी दुनिया में प्यार 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 ही फैल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। इस वजह से हम लोग क्या मनाते हैं, बी एन एंजल डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अगस्त 2025 को मनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे हो जाएगा, जो कि 21 अगस्त को मनाते हैं। बाकी 3 के 3 दिन हम लोग कब मनाते हैं, 22 अगस्त को मनाते हैं। अब 2025 है तो 2025 की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय हाउ मच डिड इंडियंस 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रोज इन जुलाई 2025, ठीक है, कि कितने परसेंट से भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज, याद रखना भारत की 8 प्रमुख उद्योग हैं, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, उनका प्रोडक्शन कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, याद रखना। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब कब, जुलाई 2025 में, ठीक है, और कब से, जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से लेकर के 2025 के बीच में कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि सर जो क्वेश्चन में है 8 कोर इंडस्ट्रीज ये क्या है, इनके बारे में तो थोड़ा बता दीजिए। तो सर देखिए वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है ना, जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक इंडेक्स जारी होता है, ठीक है, कौन सा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, जारी होता है। उसमें 40.27% का योगदान प्रोडक्शन किसका है भाई, सिर्फ इन 8 इंडस्ट्रीज का है। किन 8 इंडस्ट्रीज का है, ठीक है, कोल का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, स्टील का, सीमेंट का, फर्टिलाइजर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा तरीका देता हूं इस 8 के 8 नाम को याद रखने के लिए, याद रखेगा क्योंकि 8 के 8 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, याद रखना। और हाँ दोस्तों, सेशन को दोस्तों को जरूर शेयर करना, काफी मेहनत लगती है, काफी एनर्जी लगती है, पूरा 1 घंटा लगातार बोलते रहना, और ये सब आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए तो आपको क्या याद रख लेना है, आपके किसी दोस्त ने एनसीसी लिया होगा, या फिर मेरा एक दोस्त था जिसने एनसीसी लिया था, ठीक है, तो मैंने उसकी जीवनी को एक सेंटेंस में डाल दिया। जब उसने एनसीसी लिया तो क्यों लिया था, ताकि वो आर्मी ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो याद रखना एनसीसी से मैंने एनसीसी
से, ठीक है, एफआरसी तक, एफआरसी तक का सफर। एफआरसी का मतलब क्या होता है? फाइनल रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। क्लियर पॉइंट। अब इस लेटर से आप लोगों को क्या याद हो जाएगा? 8 कोर इंडस्ट्रीज याद हो जाने वाली हैं। N4 नेचुरल गैस, N4 नेचुरल गैस याद रखना, ठीक है बच्चे। C4 सीमेंट याद रखना, C4 सीमेंट याद रखना। ओके बच्चे, ठीक है, C4 सीमेंट हो गया। C4 कोल याद रखना। क्लियर बच्चे, C4 कोल। S4 स्टील याद रखना बच्चे, ठीक है। E4 इलेक्ट्रिसिटी याद रखना बच्चे। क्लियर पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी याद रखना बच्चे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F4 फर्टिलाइजर याद रखना बच्चे। क्या? F4 फर्टिलाइजर याद रखना बच्चे। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, उसके बाद R4 रिफाइनरी प्रोडक्ट्स याद रखना, ठीक है, वैसलीन वगैरह सब, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आप याद रखना। क्लियर बच्चे, ठीक है, क्लियर बच्चे। चलिए, सी से क्या होता है? क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, ये याद रखना। तो ये 8 की 8 इंडस्ट्रीज बड़ी शॉर्ट तरीके से, और याद रख लेना ये शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका मेरा है, मैंने ढूंढा है इसको, और ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, और आगे भी इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में मैं आसान कर सकूं। ठीक है बच्चे, तो ये 8 की 8 इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो अभी इनमें 2% का इंक्रीज हुआ है। कितना? 2% का इंक्रीज हुआ है। दिस इज योर आंसर। क्लियर पॉइंट। और सबसे ज्यादा किसका इंक्रीज हुआ है? यानी कि सर इंडस्ट्री वाइज बता दो, तो इंडस्ट्री वाइज बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लेना सबसे ज्यादा किसका योगदान है। तो याद रखना सीमेंट इंडस्ट्री का। सीमेंट नहीं बच्चे, ठीक है, हाँ सीमेंट का ही था क्या? आई थिंक सीमेंट का ही था, ठीक है। नहीं सीमेंट का ही नहीं था, स्टील का था, ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा किसका था? स्टील का था, ठीक है, स्टील का है। स्टील का योगदान सबसे ज्यादा है, स्टील में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। और स्टील में ग्रोथ क्यों हुआ है? आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली भैया स्टील लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? मशीनों में स्टील लगता है, हर चीज में तो स्टील लगता है भाई, तो स्टील इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करी हुई है। तो ये था इट्स ऑल अबाउट 8 इंडस्ट्रीज, ठीक है। और स्टील में कितना? 12.8% की ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा। क्लियर बच्चे यहाँ पे। नाउ व्हाट इज IT 2.0 लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट, यानी कि भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई IT 2.0 क्या है? ठीक है, याद रखना IT का मतलब क्या होता है भैया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो मोबाइल वगैरह वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लैपटॉप वगैरह वाली, इंटरनेट वाली टेक्नोलॉजी है, इन्हीं को तो IT टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? क्या है ये 2.0? IT 2.0 क्या है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है IT 2.0 का मतलब ये है कि IT पहले एक हो चुका होगा, एक ऐसा मिशन पहले आ चुका होगा, तभी तो उसका 2.0 वर्जन है। तो आपको बताना है 2.0 वर्जन किस चीज से है। न्यू डिलीवरी वैन सर्विस, क्योंकि देखो ये पोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम लॉन्च हुई है, IT 2.0 कहते हैं। तो न्यू डिलीवरी वैन, नई वैन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। नहीं भाई साहब, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी, वो तो बहुत पहले से दी जा रही है। क्लाउड स्टोरेज फॉर सिटीजंस, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? सिटीजंस का इंफॉर्मेशन जहां पर रखा जाएगा उसकी, ठीक है। नहीं बच्चे, ठीक है, करेक्ट आंसर इज एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी जो है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये लॉन्च किया है सरकार ने। क्लियर पॉइंट, याद रखना। अब ये क्या करेगी? आपके लिए सब कुछ आसान कर देगी। जैसे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे, लाइन लगते थे, ठीक है, लाइन लगेंगे, पूरा हम लोग देखेंगे 3-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, तो इसमें आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, ये एक पोर्टल है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, ठीक है, जिसमें सारा का सारा फैसिलिटीज है, यानी कि सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको बता दी जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है, सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम होंगी, सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। याद रखना, आप जो सामान भेजना चाहते हो डाक से, उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। जो इसमें जो एड्रेस है ना, एड्रेस, आप एड्रेस के लिए 10 डिजिट का एक आपको यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे कि मान लो मुझे अपनी बहन पंजाब में भेजना है कोई भी सामान, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, 10 डिजिट डाल दूंगा, और वो 10 डिजिट उसके एड्रेस से रिलेटेड होगा, उसके एड्रेस पे चीजें पहुंच जाएंगी। तो कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट का। नॉट ओनली डिजिट होगा, ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये बहुत आसान हो गया है पोस्ट ऑफिस के लिए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, और कस्टमर्स के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, जो ये आपका एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, APT जो है, पहली बार कब निकला था? तो 2012 में निकला था, तभी तो इसको 2.0 के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज है। अब देखिए क्या है, ये 2.0 वर्जन आपको दिखा दिया गया है, मैं बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट। अब जो ये एप्लीकेशन है ना, वो डेवलप किसने किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस संस्थान ने, जिसको हम लोग CEPT शॉर्ट में कह सकते हैं, ने डेवलप किया है ये APT, यानी कि IT 2.0। क्लियर पॉइंट यहाँ पे।
अब दूसरा पॉइंट आप यहां पे देखोगे, ये एक होस्टेड ऑन मेघराज 2.0। अब देखो ये मेघराज 2.0 क्या है कि सर आपने एप्लीकेशन बना तो दिया, एपीटी एप्लीकेशन, ये क्या है, पोस्टल एप्लीकेशन है, ये आपने बना तो दिया कि जहां पे हम लोग जाके इजीली सब कुछ पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, क्लियर पॉइंट। तो ये एपीटी अपना डेटा स्टोर कहां करता है, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी के पास स्टोर करेगा तो हमारा डेटा लीक होने के चांसेस हैं, मिसयूज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा जहां पे स्टोर करता है ना, उस स्टोरेज का नाम है, उस क्लाउड का नाम है, उस क्लाउड का नाम है मेघराज। क्या नाम है उस क्लाउड का नाम है? मेघराज 2.0। अब मेघराज 2.0 क्यों? क्योंकि एक और मेघराज पहले आया था 2014 में, जब आपका एपीटी यानी आईटी आया था ना, आईटी 2.0 आया है, ठीक है, एपीटी 2.0 आया है, यानी एपीटी जब 2012 में लॉन्च हुआ था तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए एक क्लाउड बनाया गया था, एक इंटरनेट पे स्पेस बनाई गई थी, जैसे जीमेल वगैरह होते हैं उस तरीके से मेघराज। तो अब मेघराज 2.0 आ चुका है क्योंकि एपीटी भी 2.0 आ चुका है, क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए अब इंटरनेट की जरूरत होगी क्योंकि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो बीएसएनएल क्या देगा इसको? इंटरनेट देगा। एड्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि 10 डिजिट का यहाँ पे एक सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, उस पर आपका एड्रेस उसी से रिलेटेड होगा और उसी पे आपका सामान चला जाएगा। इसको डिजी पिन के नाम से जानते हैं, डिजी पिन, ठीक है, डिजिटल पिन के नाम से जानते हैं। यानी उस डिजिटल पिन से 10 एड्रेस डाल दो एप्लीकेशन में, आपकी बहन का एड्रेस, आपकी मम्मी का एड्रेस, पापा का एड्रेस इजीली आप तक पहुंच जाएगा। नाउ 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 ठीक है। हाउ मेनी तेजस मार्क A1 जेट्स डिड इंडिया अप्रूव इन द लेटेस्ट डील? ठीक है, अभी इंडिया ने एक डील किया है, ठीक है, किसके लिए? तेजस मार्क ए जेट, ठीक है। अब ये जेट क्या है भाई साहब? ठीक है, ये जेट दिखाई दे रहा है, ये जेट, ठीक है, ये जेट है, ठीक है, दुश्मनों को मार गिराने के लिए ये जेट है, जाएगा ध्वस्त सारा कुछ, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये जेट अभी इंडिया ने डील किया है खरीदने के लिए, बनाने के लिए, क्लियर पॉइंट यहां पे। अब इसका नाम क्या है याद रखना, तेजस मार्क A1 जेट। क्या नाम है इसका? तेजस, तेजस मार्क, ठीक है, तेजस मार्क क्या है? A1, याद रखना, तेजस मार्क A1 जेट के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, क्लियर पॉइंट। ये जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये जेट किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है, ठीक है, किसी से, या फिर इंडिया के अंदर ही बनाया जा रहा है कह लो। तो बोला गया, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है एक कंपनी को, उस कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, एरोनॉटिक लिमिटेड, याद रखना, ठीक है, लिमिटेड, क्लियर पॉइंट, लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1940 में हुई थी, ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से। क्या? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से, क्लियर पॉइंट, एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से, ठीक है, लिमिटेड के नाम से। लेकिन इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कब चेंज कर दिया गया? 1964 के अंदर में। तो आपको क्या याद रखना है? 1964 याद रखना है, क्लियर पॉइंट। आपको 1940 वाला जब तक एयरक्राफ्ट ना पूछे कि पहले इसका नाम क्या था, तब तक आपको नहीं बताने की जरूरत है। HAL कंपनी के नाम से जानते हैं, और ये कंपनी क्या करती है? भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। क्या बनाती है? भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, यानी कि हेलीकॉप्टर बना देगी, ये मिसाइल बना देगी, जेट बना देगी। तो इसी कंपनी को यहां पे बताया गया है, ऑर्डर दिया गया है, या फिर एक कंसाइनमेंट दिया गया है, ये कह लो प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको हमारे लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या बनाना है, ठीक है, तो तेजस नाम का, तेजस मार्क A1 नाम का जेट बनाना है, जेट। और कितने बना के देने वाले हो? तो 97 बना के देने वाले हो। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। ये और कितने लाख का होगा ना भैया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पेमेंट चार्ज करेगी ना, तो कितना पेमेंट होगा भैया इसके लिए? तो अभी 62,000 करोड़, ठीक है। अब ये दूसरी ऐसी डील है इस तरीके की, ठीक है, यानी कि तेजस मार्क A1 की दूसरी डील है। इससे पहले एक और डील हो चुकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से ही, और वो 48,000 करोड़ का था, क्लियर पॉइंट। और इसमें हमने 83, कितने मार्क किए थे हमने? 83 हम लोगों ने तेजस मंगाए थे। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास इस फ्लीट वाली कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 97 प्लस यहाँ पे 83, यानी कि 180, ठीक है, तेजस मार्क A1 जेट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के बाद। ये पूरा पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज को आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्लियर बच्चे। ये 62,000 में आपको बता चुका हूं, ठीक है, 97। अच्छा, 97 LCA क्या है? ठीक है, लाइट कॉम्बैट, ठीक है, लाइट
लाइट कॉम्बैट, ठीक है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इसका मतलब है, ठीक है, यानी कि याद रखना एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हल्के वजन वाला, ये बहुत हल्के में वजन होगा, ठीक है, हल्के में होगा, ठीक है, काफी हल्का होगा, इतना हल्का होगा कि बहुत दूर दूर तक उड़ सकता होगा, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब लड़ाकू जेट है, दुश्मनों को मारने के लिए इसको तैयार किया गया। क्लियर बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा डील मैं आपको बता चुका था 83 का इतना, ठीक है, 180 एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स के पास होगा। और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये वाला जेट आएगा तो किसकी जगह लेगा, तो मिग 21 की जगह लेगा। मिग 21 काफी गिरने लग गए थे, काफी अपना एक्सटेंड वगैरह करने लग गए, तो इस वजह से होगा। क्लियर पॉइंट। अब याद रख लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, तो डेफिनेटली जो भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी ये तेजस एयरक्राफ्ट तेजस जेट बनेगा वो इंडिजिनस होगा, तो सारे के सारे पार्ट्स तो आ नहीं सकते, तो 65% पार्ट, 65% पार्ट्स जो होगा इंडिया से होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, कि भैया 65% तो हमारा है, तो हम आत्मनिर्भर भारत हैं, ठीक है, यानी कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हम भारत के अंदर ही बना लेंगे 65%। क्लियर पॉइंट यहां पे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इसका मतलब क्या है, जेडब्ल्यू का जॉइंट वर्किंग, ठीक है, वर्किंग ग्रुप, ठीक है, याद रखना जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है। अब इंडिया ने मिलके एक जॉइंट ग्रुप बनाया है, किसके साथ, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ बनाया है। और क्यों बनाया है, ये आपका क्वेश्चन है, मिलिट्री में साथ देने के लिए, दूसरा ऑप्शन शिपिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में, यानी कि जहाजरानी और रसद क्षेत्र में, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्पेस रिसर्च में, ना 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 ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, शिपिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर में। लॉजिस्टिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, रोड वगैरह हो गया, वेयर हाउस हो गए, ये सब लॉजिस्टिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के क्षेत्र में यहां पे सऊदी अरेबिया ने और इंडिया ने यहां क्या किया है, पार्टनरशिप किया है, एक ग्रुप बनाया है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब देखिए, भारत का, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पांचवा कौन सा, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर है, कौन है, सऊदी अरेबिया, याद रखना, ठीक है। क्लियर पॉइंट। और सऊदी अरेबिया का, ठीक है, सऊदी अरेबिया का इंडिया कौन सा पार्टनर है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, ये पॉइंट आप याद रखना। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो दोनों ने क्या सोचा है कि भैया हम थोड़ा अपने इस सांठगांठ को और मजबूत कर देते हैं, इस हम लोग ट्रेड को और मजबूत कर देते हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना लेते हैं। तो दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। क्षेत्र कौन सा है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर है। क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए, सऊदी अरेबिया के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए, और जब ये दोनों ग्रुप मिलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो यहाँ पे उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक एप्लीकेशन के जरिए वो दोनों डील करेंगे, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, मैत्री। उस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, याद रख लेना, ठीक है। क्या होगा, मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ये आप लोग ध्यान में रखना बच्चों। क्लियर पॉइंट। फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया इंडिया के, मैं आपको सब बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। और दोनों का जो ट्रेड है ना बायलैटरल, अभी तक 42 बिलियन यूएसडी का हुआ है, यूएस डॉलर का हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साथ में क्यों आए हैं। अब हमने भारत वालों ने क्या किया है, एक मिशन लिया है, विकसित भारत मिशन। कौन सा, विकसित भारत मिशन लिया है हम लोगों ने, ठीक है, विकसित भारत मिशन, यानी कि हम लोगों को भारत को विकसित कर डालना है, डेवलप कर डालना है, कब तक, 2047 तक, ठीक है। वैसे ही सऊदी अरेबिया ने भी एक मिशन लिया है, उसको डेवलप करना है कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो इन दोनों ने बोला भैया ठीक है, तुझे 2030 तक डेवलप होना है और मुझे 2047 तक डेवलप होना है, चल दोनों भाई भाई मिलकर साथ में काम करते हैं, तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूं। वैसे भी भैया पांचवा लार्जेस्ट पार्टनर है ट्रेडिंग पार्टनर और दूसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो डेफिनेटली हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों, भारत अपने विकसित भारत मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और सेम तरीके से वो भी अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसको भी 2030 तक क्या करना है, डेवलप होना है। खैर डेवलप तो हो ही रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट, यानी कि भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है। अब डिजिटल साक्षर राज्य का मतलब क्या है, याद रखेगा,
ऐसा नहीं है कि उसको बहुत आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। डिजिटल साक्षर का मतलब क्या होता है, उसको स्मार्टफोन चलाने आ रहा है। क्या चलाने आ रहा है? उसको स्मार्टफोन यानी कि हमारे जो फोन है वो चलाने आ रहे हैं, उसको एप्लीकेशन इस्तेमाल करने आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, वो वीडियो कॉल कर पा रहा है, यूट्यूब देख पा रहा है। अब देखिए हम लोग, सर ये तो कोई भी कर लेता है, नहीं भी कोई भी नहीं कर लेता, ठीक है। हमारे गांव में ऐसे चाचा, हमारे ताऊ बहुत सारे हैं जो कि 90-90 साल के हैं, कबर में पैर लटका के बैठे हुए, न जाने कब लटक जाएं, ठीक है। उन लोगों को नहीं पता मोबाइल कैसे चलाया जाता है, ठीक है। उनको बटन वाला मोबाइल नहीं पता भाई, ठीक है, याद रख लेना। तो ये सब क्या यूज करेंगे, लेकिन याद रखना केरला जो है, ठीक है, केरल जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है कि उसमें भाई 100 साल के बुजुर्ग तक को पूरी तरीके से मोबाइल चलाना सिखा दिया गया है। यानी हर किसी को अब ऑनलाइन पेमेंट करना आता है, हर किसी को अब यहाँ पे स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्विसेज इंटरनेट पे ढूंढनी आती है, हर कोई वीडियो कॉल पे बात कर सकता है। इसको बोलते हैं क्या, पूर्णतः डिजिटल साक्षर, यानी कि फुल्ली डिजिटल इंटरनेट लिटरेट स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। केरला की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब कहानी कहां से शुरू होती है, एक दिन की बात तो है नहीं कि एक ही दिन में बन गया, तो कहानी शुरू होती है पुलमपरा। कहां से कहानी शुरू होती है भाई साहब? पुलमपरा। पुलमपरा क्या है? पुलमपरा क्या है? एक गांव है पुलमपरा। पुलमपरा एक पंचायत है, ठीक है, पंचायत है यहाँ पे, कहां पे? केरल के अंदर ही। अब लॉकडाउन में इसने क्या किया, इनके कुछ लड़के थे, ग्रुप वूप बना लिया इन लोगों ने, बोला कि भैया हम पूरे गांव को ना डिजिटलाइज करेंगे, ताकि डिजिटल हो जाएगा जब पूरा गांव, तो उनको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन। कहां से? यूट्यूब से, अलग अलग सोर्सेस थे। तो एक ग्रुप बनाया वहां के लोकल लड़कों ने, ठीक है, पंचायत के साथ मिलकर पूरे पंचायत को ही लिटरेट कर डाला, पूरे पंचायत को ही सिखा डाला कि भैया मोबाइल कैसे चलाया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। तो अब इस चीज को देखते हुए बड़ा एक मतलब अचंभा की बात है, भैया कुछ लड़कों ने सारा काम कर डाला, ठीक है, मतलब वॉलंटियर्स थे वो लोग। अब ये इसी को देखते हुए ये क्या बन गया, पुलमपरा, ठीक है, भारत का पहला पहला फुल्ली भारत का पहला फुल्ली डिजिटलाइज्ड, ठीक है, डिजिटलाइज्ड क्या, पंचायत बन चुका है ये, ठीक है, पंचायत। लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं। अब इसी से प्रेरित होके अभी केरला सरकार ने क्या किया, ठीक, केरलम डीजी, ठीक है, डीजी केरलम, ठीक है, डीजी का मतलब डिजिटल, केरला मतलब केरलम, ठीक है, डीजी केरलम स्कीम लॉन्च किया, ठीक है, स्कीम लॉन्च किया केरला सरकार ने, इससे इंस्पायर होकर। कब किया? 2023 के अंदर में। अब यहां पे क्या किया गया, लोगों को बोला गया कि देखो जिसको मोबाइल वगैरह चलाना आता है वो आके हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लो और हमारा साथ दो ये साक्षरता फैलाने में, यानी कि वॉलंटियर्स के रूप में काम करो। तो यहाँ पे भैया 2.6 लाख लोग जुड़ गए। कितने? 2.6 लाख लोग जुड़ गए वॉलंटियर के तौर पे। अब ये 2.6 लाख लोग क्या करे, घर घर गए, गांव गांव गए, मोबाइल बनाना सीखा, मोबाइल चलाना सिखाया, यूट्यूब चलाना सिखाया, ठीक है, सरकार की जो एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन, उन पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ इन लोगों ने सिखाया, ठीक है। और आगे चल के इन लोगों ने 21 लाख लोगों को साक्षर बनाया। 21 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लोगों को साक्षर बनाया, ठीक है। एक मुझे नाम याद आ रहा है, ठीक है, अब्दुल मौलवी साहब थे, क्या नाम था उनका, कुछ अब्दुल मौलवी साहब थे, वो 105 साल के थे भाई। वो कितने, उस सर्वे में 105 साल के थे, उन्हें भी सब कुछ चलाना आ रहा था इंटरनेट पे। आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे साक्षरता को बढ़ाया गया है, किस लेवल पे डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया गया है। और केरला इसी वजह से क्या बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो पूरी तरीके से क्या है, फुल्ली डिजिटलाइज है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे पुलमपरा पंचायत पहली पंचायत थी, मैं आपको बता चुका हूं, केरला, ठीक है। डीजी केरलम प्रोग्राम शुरू किया गया था 2023 में, और उसी प्रोग्राम का जो नतीजा है, ठीक है, कि तकरीबन 21 लाख के आसपास लोगों को ट्रेंड किया गया है। और ये जो ट्रेनिंग दी गई है ना, यूनेस्को सर्टिफाइड डिजिटल लिटरेसी मॉड्यूल के जरिए, यानी यूनेस्को में कोई एक पूरा कोर्स है कि आमतौर पे आम इंसान को क्या क्या आना चाहिए, स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें चला सकता है, वो एक छोटा सा कोर्स है, यूनेस्को की तरफ से दिया गया है ताकि पूरी दुनिया डिजिटल हो सके। तो उस मॉड्यूल के तहत यहाँ पे क्या किया गया, ट्रेनिंग दी गई है। और कितने लोगों ने यहाँ पे वॉलंटियर किया खुद से कि सर हम अपने राज्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 2.6 लाख लोग सामने आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, मुझे लगा कि बहुत मजा आया मुझे, ठीक है, मुझे तो मजा आया है, मुझे लगा कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, ठीक है। एनर्जी का लेवल हमेशा पढ़ने के लिए बरकरार रहना चाहिए, और एनर्जी का लेवल आप लोग बरकरार रखना अपने अंदर, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। याद रखना, सिर्फ एक सीट की जरूरत है मेरे भाई, सिर्फ एक सीट की, और बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर आप लोग तैयारी बढ़िया करोगे, तैयारी मजबूत करोगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगले सेशन में कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।